यूपी और उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। यूपी के 51 जिलों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी और मानसून के दौरान हो रही इस बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ाने का काम किया है। कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है, कहीं घरों में, अस्पतालों में और थानों में पानी भर गया है। और वहीं उत्तराखंड में भी बारिश कहर बनकर बरसी। सभी 13 जिलों में बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। सड़कों पर पहाड़ से मलबा आ रहा है। सैलाब अपने साथ सड़कों को ही बहाकर ले जा रहा है। जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है और हर कोई ऊपर वाले से रहम की उम्मीद लगाए बैठे। तो अब हम यूपी में बारिश से बने हालात की 6 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात बिजनौर की होगी। वहां पर काशीराम कॉलोनी बारिश के चलते जलमग्न हो गई। सड़कों और घरों में पानी भर गया। एटा में क्या घर, क्या सड़क, क्या थाना, हर जगह से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ में तो घर में घुसे पानी से लोग अपने जरूरी सामान को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए। और गाजियाबाद का लोनी इलाका झील में तब्दील हो चुका है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अमरोहा में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। गोंडा में घाघरा नदी के कटान से एक प्राथमिक विद्यालय नदी में समा चुका है। 6 तस्वीरें 6 अलग अलग स्थानों की, अलग अलग शहरों की। यह है बारिश और उसके बाद तबाही का आलम। उत्तराखंड की भी 6 तस्वीरें आपको दिखाई देते हैं। बरकोट की बात करेंगे। वहां पर बारिश से यमुना नदी उफान पर है, अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसी रूप में बह रही है। हल्द्वानी में इतनी बारिश हुई कि नदी नाले सभी उफान पर आ गए। गोलापार की सूखी नदी में भी उफान आ गया। रुद्रप्रयाग में तो बारिश के चलते बद्रीनाथ केदारनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। और वहीं केदार घाटी में सैलाब बहने लगा है। पौड़ी में भी कई सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गई। उधर उत्तरकाशी में भी आपदा प्रभावित इलाकों में बारिश जारी। यहां के कंकराड़ी और मांडो गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। बारिश से प्रदेश में ऐसे हालात बने हैं कि उत्तराखंड की 250 सड़कें भूस्खलन के चलते बंद हैं और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद पड़े। 6 तस्वीरें उत्तराखंड की, चाहे वो बरकोट हो, चाहे वो गोलापार, केदार घाटी, पौड़ी, उत्तरकाशी, इन तमाम जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त। तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल वहां पर है वो भी प्रभावित हुआ है। सड़कें लैंडस्लाइड से बंद हैं और केदार घाटी में सैलाब आया पड़ा है। पुनर्निर्माण का काम रुका हुआ है। हल्द्वानी में आप देख लीजिए गोलापार की तस्वीरें। नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर ध्रुव सिंह पर्यावरणविद हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं। इसके अलावा नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से लाइव हैं और रवि केंदुरा देहरादून से लाइव हैं। लेकिन हम इससे पहले कि अपने संवाददाताओं के पास जाएं और जो ज़मीनी हालात आपको हमने दिखाए हैं उस पर उनसे और बात करें, हम प्रोफेसर ध्रुव सिंह से बात करेंगे जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, और उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि कई जगहों पर इस तरह की अतिवृष्टि क्यों हो रही है और क्यों अमूमन ज्यादा लैंडस्लाइड की बातें सुनाई दे रही हैं, या इस तरीके से घर, सड़कें और तमाम चीजें जो है उनका लेवल नीचे दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर सिंह, बहुत बड़ा जनमानस परेशान है। पहले तो इस बात से था कई इलाकों में कि वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, लगातार गर्मी थी, उमस थी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, दिल्ली एनसीआर का इलाका। अब हालत यह है कि बारिश इतनी हो गई कि घर का सामान डूब गया है, उसमें सड़कें जलमग्न हैं, थाने डूबे पड़े हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? इस तरह का एक्सट्रीम हम वेदर क्यों देख रहे हैं? देखिए, जो एक बहुत अच्छा टर्म आपने यूज़ किया, एक्सट्रीम वेदर क्यों देख रहे हैं, तो ये मैं बता दूं कि हम लोग जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, ट्रांजिशनल स्टेज से गुजर रहे हैं।
और जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल में मौसम के असामान्य व्यवहार देखने को मिलते हैं ही हैं। कभी जाड़ा बहुत लंबे समय तक चल जाता है, कभी गर्मी बहुत लंबे समय तक चली जाती है, कभी बरसात जो है पहले आ जाती है, कभी बरसात बाद में होता है। तो मौसम के जो जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं, इसमें हमें मौसम के असामान्य व्यवहार देखने लाजमी हैं। दैट्स वाई वी आर फेसिंग ऑल दिस थिंग्स। नंबर 1। नंबर 2, जिस समय की मानसून नहीं आ रहा था, ये प्रेडिक्टेड था कि इस साल नॉर्मल मानसून होगा, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमारे मानसून को प्रभावित करती हैं। उसमें एक नाम है एल नीनो का, एक नाम है ला नीना का। जी जी। इनकी कुछ साइक्लिसिटी होती है, एक चक्र होता है कि ये 2 साल बाद या 3 साल बाद आते रहते हैं। ये साल ला नीना का साल है, जिसके कारण कि ला नीना अगर आता है तो मानसून अच्छा होता है, एल नीनो अगर आता है तो मानसून कमज़ोर हो जाता है। तो ये ला नीना का साल है, मानसून इस साल मजबूत रहेगा। नंबर 3, जब मानसून अब तक नहीं हुआ था, अब तक बरसात नहीं हो रही थी, तो ये जो बरसात का पानी आ रहा है, हमने क्या इसके बहाव की, हमने क्या इसके स्टोरेज की, हमने क्या इसके निकासी की कोई व्यवस्था की है? अगर नहीं की है तो हमें उसके दुष्परिणाम देखने होंगे। किसी भी जगह पे अगर मान लीजिए 5 लीटर बरसात हो रही है, अगर हमने कोई ऐसा रेन वाटर स्टोरेज बनाया होता जिसमें कि वो 3 लीटर स्टोर कर जाता, 2 लीटर अगर हमारी ड्रेनेज ठीक होती, उस अच्छी ड्रेनेज से वो बह जाता, तो कहीं पे भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आती, क्योंकि ज़मीन हमारी सूखी हुई है, पूरा का पूरा पानी नीचे परकोलेट कर सकता है। लेकिन अगर हमारी परकोलेशन पावर ही नहीं रह गई है, वहाँ पे ऊपर अगर मिट्टी जमा हो गई है, तो मिट्टी से पानी ट्रांसमिट नहीं हो सकता है जब तक कि ऊपर सैंडी चीज़ ना हो। तो हमें ड्रेनेज साफ करने चाहिए थे, हमें कुछ रेन वाटर स्टोरेज बनाने चाहिए थे। तो हमें ये बरसात जो है, जो अभी आप अभिशाप के रूप में दिखा रहे हैं, ये कहीं वरदान के रूप में आ जाती, और जो हमारे ग्राउंड वाटर विड्रॉल से हो रही समस्याएं थी, उनके निराकरण में ये बहुत सहायक सिद्ध हो जाती। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। प्रोफेसर सिंह, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विषय उठाया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ऐसा लगता है कि सरकार नीति बनाती है, लेकिन वो नीति लोगों तक पहुंच नहीं पाती, या सरकार के ही अधिकारी उसमें उतनी रुचि नहीं लेते। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आर्टिफिशियल रिचार्जिंग ऑफ एक्वीफर भी आप इसको कहिए। जी 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 जी। अब अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। रिचार्जिंग ऑफ एक्वीफर, जो हमारे जल के स्रोत सूखते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिफिशियल रिचार्जिंग, बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद सर। वैसे आपसे हम आगे बात करेंगे और विस्तार समझेंगे, लेकिन अपने संवाददाताओं कोरेस्पोंडेंट्स के पास चलते हैं। रवि खेंतुरा देहरादून में है और नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर में है। पहले हम नीरज श्रीवास्तव के पास चलेंगे, गोरखपुर। नीरज, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि गोरखपुर की स्थिति क्या है, क्या वहां भी लगातार बारिश हो रही है? चूंकि पूर्वांचल में, गोरखपुर में हमने पहले की जो रिपोर्ट्स देखी, मानसून की शुरुआत से ही, ऑनसेट से ही, बल्कि मानसून से पहले से ही वहां पर लगातार बहुत भारी बारिश हो रही है, तो क्या अभी भी स्थिति वैसे ही है? और वहां पर जल निकासी की क्या व्यवस्था है, नगर निगम की क्या तैयारी दिखाई दी, या जो अभी प्रोफेसर सिंह कह रहे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आर्टिफिशियल रिचार्जिंग, इसकी कोई व्यवस्था, कोई उपकरण, कोई चीज दिखाई दी आपको जमीन पर? देखिए, जहाँ तक तो मानसून लगातार 2-3 साल से ऐसा ही होता रहा, और नगर निगम जो दावे कर रहा था कि हम सारी व्यवस्थाएं चार चौबंद है, और जो पानी, जो बारिश का पानी है उसके निकासी की व्यवस्था, तो हम दिखा देते हैं। आज जो बारिश हुई है, आज 11 से 11:30 बजे तक आधे घंटे की बारिश हुई, और उस बारिश के बाद ही ये आप सड़कों पर देख सकते हैं कि नगर निगम के ठीक सामने का इलाका है टरमाल का, और आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियां हैं, जो भी यहाँ पर ठेले ठुमके वाले खड़े हैं, लगातार ये दूर तक आपको पानी पानी दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही हाल है गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल के जो शहर है, भारी बारिश हुई है और लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके बाद भी जो जल निकासी की व्यवस्था की बात जो दावे नगर निगम कर रहा है, वो दावे पूरी तरह से सही साबित होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और यही वजह है कि जो लगभग 150 मोहल्ले कहा जाए गोरखपुर के, जो रविवार को बारिश हुई, हालांकि कल दिन भर धूप निकली रही, लेकिन जो रविवार को बारिश हुई, नीरज, बिल्कुल 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 नीरज, आप कह रहे हैं कि जो रविवार को बारिश हुई वो इतनी भारी पड़ गई कि उसका असर अब तक दिखाई दे रहा है। सड़कों पर पानी है और जहां तक निगाह जाती है वहां पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आर्टिफिशियल रिचार्जिंग तो बहुत पीछे छूट गए, वो बहुत दूर की कौड़ी हो गए। अब हम रवि खेंतुरा के पास चलेंगे। रवि, देहरादून और उत्तराखंड में लगातार बारिश की रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, क्या अभी भी बारिश हो रही है और क्या अभी भी स्थितियां वैसे ही हैं जैसे कि हमने लगातार रिपोर्ट की?
बिल्कुल राजेंद्र, अगर मैं 18-19 जुलाई की अगर बात करूं तो पूरे उत्तराखंड में आफत की बारिश बहुत ज़्यादा बरसी है और ऐसे में जो कई ऐसे ज़िले हैं जो हमेशा ही प्रभावित रहते हैं, उन ज़िलों में इस बार भी चाहे लैंडस्लाइडिंग हो या फिर बादल फटने जैसी घटनाएं हो, वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। ऐसे में पूरे उत्तराखंड के जीवन की बात करें तो पूरी तरीके से बारिश ने उसे अस्त व्यस्त किया है। आज की अगर मैं बात करूँ तो बारिश में कुछ कमी ज़रूर आई है और अब रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने, अगर हम कुमाऊं क्षेत्र के उत्तराखंड में बात करें तो वहाँ के जो चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़ ज़िला है, उसके भी कई इलाकों में आज भी भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। और इसके साथ ही अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो अगर मैदानी इलाके देहरादून और हरिद्वार और इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, इन जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश का आज भी अलर्ट है और ये देखने को मिल भी रहा है कि कुछ इलाकों में आज भी भारी बारिश लगातार जारी है। 18-19 तारीख का मैं जिक्र कर रहा था, इन 2 दिनों में जो बारिश उत्तराखंड में हुई है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पहाड़ों पर जो हमने देखा है कि कई जो है घर भी जो है इसमें ज़मींदोज़ हुए हैं, कई सड़कें टूटी हैं और इसके साथ ही बादल फटने जैसी घटनाओं से कई लोगों ने अपनी ज़िंदगियां भी गंवाई हैं। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो हमेशा ही अगर पर्यावरण के लिहाज से और इस तरीके की आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और कुछ ज़िले बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। आज की स्थिति अगर बात करें तो आज कुछ बारिश में कमी आई है, लेकिन उत्तराखंड में अभी हम अपने दर्शकों को बता दें कि 23 जुलाई तक पूरी तरीके से बारिश का सिलसिला बना रहेगा और कुछ कुछ ज़िले जो कि संवेदनशील अक्सर रहते हैं, उनमें कहीं कहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश भी रहेगी। अभी उत्तराखंड में 250 से अधिक सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं और पूरी तरीके से जो यातायात है वो प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाके कई जगह ऐसे हैं जहां पर बोल्डर्स गिरने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं से लोगों को भी लगातार दो चार होना पड़ रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की भी अपील की है। शुरुआत में राजेंद्र अगर बात करें तो इस बार मानसून हमने दिखाया था कि 7 दिन पहले उत्तराखंड में पहुंचा था। अमूमन ये कहा जाता है कि 20 जून तक पहुंचता है, लेकिन पहले पहुंचा। लेकिन मानसून जब पहुंचा तो उसके बाद पूरी तरीके से ऐसा लगा कि मौसम जैसे रोड सा गया हो और उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई। लेकिन अब जो बारिश हो रही है वो आफत की बारिश है और जो एक्टिविटी है वो बहुत तीव्र हुई है। ऐसे में अभी भी लगातार बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है और जो संवेदनशील जिले हैं, जो इलाके हैं, उन पर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जल भराव की समस्याएं हैं। लगातार हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं की जो पोल है वो अक्सर बरसात में खुल जाती है। वो पहले कहते हैं कि पूरी तरीके की व्यवस्थाएं हैं, नालों की साफ सफाई की जा रही है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है सब चीजें जो है धरातल पर दिख दी जाती हैं कि कोई भी दावा जो है पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैदानी इलाकों में जल जमाव है क्योंकि वहां पर जो नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं दिखाई दे रही हैं और पहाड़ी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए लोग परेशान हैं। प्रोफेसर सिंह हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सिंह, हमने मैदान की बात की, आपने कहा कि जहां पर ये आफत दिखाई दे रही है ये बहुत बड़ी राहत हो सकती थी अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम किया गया होता या फिर आर्टिफिशियल रिचार्ज की व्यवस्था की गई होती। सर, ये तो मैदान की बात है, लेकिन पहाड़ों का जो वेदर है, हमने देखा कई घटनाएं हुई बादल फटने की ऊंचाई वाले इलाकों में और उसके अलावा भी लगातार बारिश हुई है और इस तरीके की बारिश हुई है कि वहां पर जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। तो बादल फटने की घटनाएं क्यों इतनी ज्यादा हुई हैं या ये सामान्य बात है, ये होता रहता है? जानना चाहेंगे आप। देखिए, बादल फटना पहाड़ों में एक सामान्य बात है, क्लाउड बर्स्ट जिसको बोलते हैं। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन ये होती है मैक्सिमम रेन इन मिनिमम टाइम। आप झोला लेके जा रहे हैं और झोला फट गया, पूरी सब्जी गिर गई। क्लाउड बर्स्ट ऐसा नहीं कि पहाड़ में पहली बार हुआ जो उत्तराखंड में ट्रेजेडी हुई 2013 में या जो अभी चमोली में ट्रेजेडी हुई या जो वर्तमान समय में चल रही है, पहली बार नहीं हो रहा है। क्लाउड बर्स्ट पहाड़ों में एक सामान्य घटना है क्योंकि जब मानसून वहां पहुंच गया, मानसून कुछ नहीं होता है। मानसून एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब होता है एक ऐसी हवा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है। जी जी। और जब वो ऊपर जाती है तो ठंडी होकर बरसात करा देती है। जब पहाड़ में वो जाती है तो उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। वो इधर गई, पहाड़ों से टकराई, बरसात की इधर गई, पहाड़ों से टकराई, बरसात की इधर गई, पहाड़ों से टकराई। हमारे यहाँ जो बरसात होती है वो ओरोग्राफिक रेन ही होती है, पहाड़ों से ही टकरा के बरसात होती है हमारे देश में, मैक्सिमम 90% रेन। तो आप ये सोचिए, क्लाउड बर्स्ट 2000 में मैं गंगोत्री ग्लेशियर में भुजवास के पास था और वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमने जब नदी के घर में अपना घर बसा दिया है और नदी में हमने इतनी जगह छोड़ी नहीं कि वो नदी अब अपने अधिकतम बहाव को धारण कर सके, तो उसमें तो बाढ़ आएगी ही आएगी। जब हमारी तबीयत खराब हुई, हमने सूट सिलवा लिया, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो सूट की सिलाई तो खुलेगी ही खुलेगी। तो क्या हमने नदी में इतनी जगह छोड़ी है कि वो नदी अपने अधिकतम बहाव को धारण कर सकती है? पहाड़ों पे जो लैंडस्लाइड हो रही है, ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड पहली बार हो रही है। धारचूला में कितनी भीषण लैंडस्लाइड हुई थी, हमको वहां देखना पड़ेगा नहीं चट्टान कौन सी है,
अगर वो सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी सेल है, तो अवसादी सेल की जो कठोरता होती है, जो उसकी रिजिडिटी होती है, वो बहुत कम होती है, वो बहुत आसानी से टूट जाती है। तो जब पानी आता है और पानी जब रिसता है तो उसका जब ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो वो नीचे की तरफ ढलान के सहारे बहने लगता है। इसी को हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड मतलब कि ट्रांसफर ऑफ एक जगह से दूसरे जगह पे जमीन खिसक जाए, किसी और कारण से नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो जब पानी से वो भर जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, तो और वो नीचे की तरफ मूव करने लगता है, जो लैंडस्लाइड होने लगती है। तो जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड की समस्या ज़्यादा होती है। सेडिमेंट्री रॉक में भी अगर वहाँ पे सेल वगैरह है तो ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरीके की चट्टानें हैं। अगर चट्टान ऐसी है जिस चट्टान में कि लैंडस्लाइड आने की संभावना ज़्यादा है तो हमको उन जगहों पे उतना नियोजन प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखिए चमोली में जो घटना हुई, हमने बहुत बड़ी आर्टिकल उस पर लिखी थी। अगर हमने छोड़ी होती तो दोनों जगहों पर ये जो इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, इसकी वजह से समस्या ज्यादा खड़ी हो रही है। चाहे वो नदियों के मानव जब भी प्राकृतिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा, प्राकृतिक चीजों में, प्राकृतिक प्रक्रिया को वो जब प्रभावित करेगा तो हमें उसके दुष्परिणाम देखने निश्चित पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत, ये आखिरी लाइन में आपने सब स्पष्ट कर दिया कि जो तकलीफ हमें दिख रही है वो मानव का इंटरवेंशन है, मानव की घुसपैठ है प्रकृति के दायरे में। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज आपका भी और रवि केंतुरा आपका भी। तो आपने देखा प्रोफेसर सिंह ने बताया कि चाहे पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो, क्लाउड बस्ट हो, उससे बड़ी दिक्कत हो, या मैदानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना का अभाव हो और उससे पैदा हुई दिक्कत हो, ये या तो इंसानी लापरवाही है, अथॉरिटीज की लापरवाही है, या आदमी का प्रकृति में घुसपैठ करना है, प्रकृति के दायरे में। एक बड़ी अपडेट लखनऊ से हमारे पास है। आजम खां को देखने पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। जी हां, बड़ी अपडेट, मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं अखिलेश यादव आजम खां को देखने के लिए। तबीयत बिगड़ने के बाद कल मेदांता अस्पताल में दोबारा भर्ती किए गए आजम खां, फिर से उन्हें सीतापुर जेल से शिफ्ट किया गया। सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी की शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती किए गए हैं सपा सांसद आजम खां, और उनको देखने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। अनुभव, कब पहुंचे अखिलेश, कौन कौन है उनके साथ? देखिए, अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले सीधे दिल्ली से ही आए हैं और एयरपोर्ट से सीधे ही मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं, क्योंकि आजम खां वहीं पर भर्ती हैं और उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए, उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे हुए। कल जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया था कि पोस्ट कोविड का ये असर है, कहीं ना कहीं कोविड से जब ठीक हुए आजम खान लंबे समय तक मेदांता में ही एडमिट रहे और यहाँ से ठीक होने के बाद उनको जब दोबारा शिफ्ट किया गया सीतापुर जेल, तो वहाँ कल अचानक से तबीयत बिगड़ गई। इस मामले में सुनवाई होनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन उससे पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ के उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो काफी कम हो गया और फिर वहाँ पर जेल प्रशासन ने तय किया कि उनको लखनऊ भेजा जाएगा। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है डॉक्टरों की निगरानी में और आज अखिलेश यादव पहुंचे हैं दिल्ली से, क्योंकि स्टेशन भी वहाँ चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, तो वहाँ वो उसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन आजम खां की जब तबीयत खराब होने की जानकारी मिली फिर ये तय हुआ कि आज वो पहुंचे हैं और अभी तकरीबन आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और वहाँ से सीधे मेदांता अस्पताल गए, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। और ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी लिए। तो आधा घंटे पहले हॉस्पिटल पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से सीधा अखिलेश। और बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने राधा मोहन सिंह से मुलाकात की है। जी हां, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह से मिले हैं जितिन प्रसाद। दिल्ली में राधा मोहन सिंह के आवास पर जाकर मुलाकात की है। ये बड़ी अपडेट, तस्वीर देख लीजिए आप। राधा मोहन सिंह प्रभारी हैं, यूपी प्रभारी हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जितिन प्रसाद पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उन्होंने कांग्रेस छोड़कर, और उसके बाद अब जाकर यूपी प्रभारी से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की उनके आवास पर। तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार की खबरें आ रही हैं। जितिन प्रसाद इसी बीच में जाकर मिले हैं राधा मोहन सिंह से, जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, केंद्रीय प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के राधा मोहन सिंह। उनसे जाकर मिले हैं जितिन प्रसाद और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जाहिर सी बात है इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, जाहिर सी बात है मायने कई किस्म के हो सकते हैं। जितिन प्रसाद पिछले दिनों उन्होंने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस छोड़कर, और अब जाकर उन्होंने राधा मोहन सिंह से मुलाकात की।